हेलो एवरीवन। सो आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं अपना वेक्टर अलजेब्रा। ओके, दिस इज़ आवर टॉपिक एंड मैं चाय भी पी रहा हूँ तो दोनों काम साथ साथ में चलेंगे। तो बीच बीच में अगर वॉइस ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले इसमें बेसिकली हम वेक्टर्स पढ़ते टाइम वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अपने को पता है वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो और जो वेक्टर अलजेब्रा के सम के नियम हैं वो ओबे भी करे ना, जो वेक्टर अलजेब्रा के नियम की पालना भी करे उनको हम बोलेंगे वेक्टर्स। अब बेसिक तो इतना एग्जाम में पूछते नहीं है, तो अपन जो पूछते हैं उस पर फोकस करते हैं। सो प्रोजेक्शन बहुत आता है। ये प्रोजेक्शन जो है ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रोजेक्शन निकालते कैसे। तो प्रोजेक्शन दो वेक्टर का निकलेगा। यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी निकाल रहे हैं, तो जिस पर निकाल रहे हैं वो नीचे रखना है अपने को डिनोमिनेटर में। ये अपने को याद रखना है कि प्रोजेक्शन जिसका भी निकाल रहे हैं वो क्वांटिटी अपनी आएगी हमेशा डिनोमिनेटर में। सो यहाँ अपने रखा ए डॉट बी बाई बी। अब ए डॉट बी को खोलेंगे तो ए बी कोस थीटा बाई बी, ये बी से बी कटेगा तो अपना आएगा ए कोस थीटा। अगर वो डायरेक्शन पूछ ले कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी, अगर ऐसा पूछ लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ बी तो यहाँ पे आ जाएगा बी कैप। अगर ए की डायरेक्शन में पूछ लेगा तो फिर आ जाएगा ए कैप। इस तरीके से अपन प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। अब अपना अगला आता है ट्रायंगल रूल। कुछ भी नहीं है इसमें, ये है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड एडजेसेंटली दो वेक्टर्स द्वारा रिप्रेजेंट हो रही हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर से, तो जो उसकी लास्ट साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसके रिजल्टेंट को शो करेगी और इन सब का सम क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। बस ये ट्रायंगल लॉ है, अपने को याद रखना है हमेशा। एक और आता है कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ क्या है, वही कि अगर थीटा अपना जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में है, ए और बी के बीच में, तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा अपना जिन दो के बीच में वेक्टर से उनका स्क्वायर करके उनको सम कर लो और अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर है सामने वाली उसको माइनस कर दो स्क्वायर करके, और नीचे आ जाएगा 2ab। आया कहाँ से, यहाँ से आया, देखो इधर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। तो ट्रायंगल उसे सोचो, ए वेक्टर और सी वेक्टर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ये बी इधर ले आओ तो ये वाली टर्म आ जाएगी अपने पास, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। सो सी आएगा यहाँ से बी माइनस का ए। अब इसको स्क्वायर करके खोल लो, इसको स्क्वायर करके खोल लो तो सी डॉट सी आ जाएगा, है ना। सी डॉट सी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा निकालेंगे तो अपना ये वाली टर्म अपनी आ जाएगी। सिंपल सा है, याद रखना है बस कि जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है उनका स्क्वायर करके सम कर दो, सामने वाली साइड को स्क्वायर करके माइनस कर दो, नीचे 2ab आ जाएगा। आया कैसे ये बता दिया आपको। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट ये होता है। तो यहाँ बेस कितना है बताओ, ये रहा अपना ए और हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये वाला डायरेक्शन बी है, ये 90 माइनस थीटा है तो बी कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसलिए बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना। बेस ये है और इसका कॉम्पोनेंट लेंगे तो ये आएगा बी साइन थीटा। तो बेस इंटू हाइट ये वाली रख के यहाँ पे आ जाएगा। और इसका जियोग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, अगर ए क्रॉस बी एरिया है किसका, पैरेलल जो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है उसका एरिया है अपना, ठीक है। क्या कब है, जब एडजेसेंट साइड ए और बी हो। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है अपनों ने, अगर यहाँ ए है यहाँ बी है तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी निकलेगा। अब ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। माना कोई ए वेक्टर है, क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और बी क्या है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। ये दोनों वेक्टर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ आई कैप ले लिया है तो यहाँ वाई जेड आएगा, फिर इन दोनों का रिवर्स कर दो। यहाँ जे कैप है तो क्या आएगा, जेड एक्स आ जाएगा, और यहाँ के कैप है तो एक्स वाई आ जाएगा, और अब बाद में टर्म में माइनस कर दो। बस इतना सा खेल है।
अब देखो अब अपने को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी वाला सारा टॉपिक, वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट सबसे पहले स्केलर का ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे करते हैं इसको, ए डॉट बी क्रॉस सी। अभी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। क्यों, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, ये स्क्वायर में आएगी और ये और आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, मीटर क्यूब में जाएगा, मतलब डायमेंशन जो है वो लेंथ की क्यूब में जा रही है, क्या बताती है, वॉल्यूम बताती है। ये तो पता ही है अपने को कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी क्रॉस सी और कोस थीटा। ये क्या बता रहा है, एरिया को, और ये क्या है, अदर डायमेंशन अपनी, तो ये बता रहा है वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम बता रहा है, जिसकी साइड क्या आ जाएगी, ए बी सी। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये नहीं आ रही है ना। एरिया इनटू हाइट है, सिंपल सा है, एरिया इनटू हाइट से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये वॉल्यूम बता रहा है पैरेलल पाइप्ड का। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी ये लिखा हो तो अपन उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी 3 टाइम से रिप्रेजेंट हो सकता है, 3 टाइप से। ए बी सी क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, और सी डॉट ए क्रॉस बी, है ना। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ए के बाद बी ही आएगा और बी के बाद सी ही आएगा। यहाँ बी से चालू कर सी आएगा, सी आ रहा है, फिर ए आएगा, कंफर्म। बस इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको सबको आता ही है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये रहा ए एक्स बी एक्स, ये सब ये आप पता ही है तो अपने को, ठीक है। इसके बाद देखो ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, इसको ए क्रॉस बी डॉट सी भी ले सकते हैं, मतलब डॉट को क्रॉस से बदल दो या क्रॉस को डॉट से बदल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसमें, वेक्टर प्रोडक्ट में। ठीक है भाई, टी खत्म हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ना है आप लोगों को कोप्लेनरिटी क्या होती है, 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी मतलब क्या होता है कि जो तीनों वेक्टर्स हैं वो एक ही प्लेन में हो, सेम प्लेन में। कौन से प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे, तो उसको बोल देंगे अपन की कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर होंगे तो क्या होगा, देखो माना कि ये वेक्टर ए और बी वेक्टर है, ये कोप्लेन में है, तो क्या होगा, तीसरा वेक्टर जो सी होगा ना, वो भी उन्हीं 2 प्लेन में ही होगा। अब तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे तो वॉल्यूम होगा ही नहीं, क्योंकि ये 2D है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, 2D में। अब जैसे ही as soon as the third vector lies in the same plane of A and B, then it will be also in the same 2D plane. And since these all 3 vectors are in 2D plane, so there is no question of the volume of this all 3 together. समझ में आ रही है बात आपको कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे तो ये 2D स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करेंगे, ना कि 3D को। वो 2D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम नहीं होता, ओनली एरिया होता है। इसलिए कोप्लेनरिटी में कभी भी 3 वेक्टर्स का वॉल्यूम निकलेगा ही नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन क्या है कि चेक करना है हमको कि ये जो 3 वेक्टर्स है ए बी सी, ये कोप्लेनर होंगे नहीं होंगे। कैसे चेक करेंगे, वॉल्यूम निकाल के देख लो, ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल के देख लो, अगर 0 आ रहा है तो क्या होंगे, कोप्लेनर, और नहीं आ रहा है तो नहीं होंगे। यहाँ पे वॉल्यूम 0 नहीं आया है, मतलब ये कोप्लेनर नहीं है। इनको भी चेक कर लो, a dot b cross c equal to I plus j plus k, so this will be the 0, so this all 3 vectors will be in coplanar। इसका एको टाइप क्वेश्चन है ना, देखो क्वेश्चन पूर्ण का एको टाइप है ये कि अपन अगर ये कोप्लेनर हो तो b का वैल्यू निकालो, मतलब फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ b दिस ऑल विल बी 3 इन दिस ऑल 3 वेक्टर्स विल बी इन कोप्लेनर फॉर्म। सो इफ दिस all 3 are in coplanar, then volume of this 3 will be 0. So what will happen, a dot b cross c will be 0, and we have calculated that the volume of these 3, this is second question, is 0 since j into b is 0 for any values of b, है ना। यहाँ देखो j वाले कंपोनेंट का आ ही नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, चाहे b की कोई सी भी वैल्यू हो सबके लिए क्या आएगा, ये कोप्लेनर आएगा। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b दिस ऑल 3 वेक्टर्स विल बी इन कोप्लेन। प्रोजेक्शन निकालना भी बताया था मैंने, ए ऑन बी, सो ऑन ए ऑन बी, सो जिस पे निकाल रहे हैं उसको रखो नीचे और बाकी 2 का प्रोडक्ट कर दो ऊपर।
इसको ओपन करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास ए कोस थीटा। अगर वो डायरेक्शन पूछता तो कैप लगा देते, है ना, डायरेक्शन पूछी नहीं इसलिए ए कोस थीटा। कोस थीटा कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, कैसे निकालेंगे कोस थीटा, बताओ कैसे निकालेंगे कोस थीटा। ए स्क्वायर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, बस यहाँ से निकाल दो और क्या। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, बहुत बढ़िया आ रही है। तो सो दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन पी। ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पॉइंट 4। Find unit normal vector n cap to the plane formed by this vector है this vector। सो अपने को नॉर्मल वेक्टर निकालना है। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, हमको पता है, नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इस मैग्नीट्यूड। अब अपने को क्या करना है कि इन दोनों का नॉर्मल निकालना है ना, तो जो एन कैप होगा वो क्या होगा, इन दोनों के नॉर्मल होना चाहिए। इन दोनों के नॉर्मल कौन सा वेक्टर होगा, जो सी वेक्टर है ए क्रॉस बी है, वो इन दोनों क्या होगा, नॉर्मल होगा डायरेक्शनली। तो बस इसी को फॉर्मूले में रख दो कि ए क्रॉस बी बाई ए कैप, है ना। दो फॉर्मूले यूज़ करें अपने, कौन से, एक तो ये वाला ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, लेकिन यहाँ पे ए वेक्टर थोड़ी ना, या तो इन दो ही का है, अपने को नॉर्मल निकालना पड़ेगा। सो इन दोनों का नॉर्मल कौन से निकलेगा, सी निकलेगा। मीन्स इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो आएगा वो सी ए का भी नॉर्मल होगा और वो सी बी का भी नॉर्मल होगा। ये रहा, बस समझ में आ रही। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर अपने को हमेशा ऐसे ही निकालना है, ये अपने को याद रखना है। ओके, ये कर लिया आप लोगों ने। ए आर को प्लेनर फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी, स्मॉल बी आर यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ओके। सिंस ए एंड सी आर, ये तो ऐसे लिखा है, हाँ वो तो कोप्लेनर दिखाने के लिए है ना। ए और सी क्या है, हाँ ये भी, ये यहाँ पे भी एक बात पता चलती है अपने को कि अगर मतलब किसी भी वेक्टर का अपन डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, है ना, वो डिटर्मिनेंट निकालते टाइम उसकी कोई सी भी रो या कॉलम दूसरे रो या कॉलम का इंटीजर मल्टीप्लर हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या निकलता है, जीरो निकलता है। क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट जीरो निकलता है। और डिटर्मिनेंट जीरो निकला मतलब वो कोप्लेनर है। छोटा तो नहीं क्वेश्चन कोई सा, हो गए सारे क्वेश्चन, हो गए। चलो आगे देखते हैं। अब देखो वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा ए डॉट सी बी और ए डॉट बी सी होगा, है ना। अब देखो ए डॉट सी क्या होगा, ये दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है, क्या आता है स्केलर प्रोडक्ट, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसको मान लिया अल्फा, इनको मान लिया बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा सी में अपने का फॉर्मेशन आ गई किसकी, ए डॉट बी क्रॉस सी की, है ना। प्रॉपर्टीज याद रखनी है, कैसे खुलेगा है हमेशा याद रखना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए डॉट सी इंटू बी, इसको ऐसे याद रख लो, ए क्रॉस दो क्रॉस तीन, है ना। तो ये कैसे खुलेगा, एक दो तीन दो माइनस एक दो तीन, ये इजी पड़ता है ना, याद रखना। एक 1 डॉट 3 2 और 1 2 3। अब देखो आगे क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इटसेल्फ ए वेक्टर लाइंग इन ए प्लेन फॉर्म्ड बाय बी एंड सी, ये तो अपने को पता है ना। ये तो अपने ने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो ये वाला वेक्टर है ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, अपने को पता है ये बात। तो ये लाइन को, इसका प्लेन कौन सा बनेगा, इस बी और सी का प्लेन में रहेगा, बस ये अपने को ध्यान रखना है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर हाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सी को आगे लाओगे, तो ये तो अपने को पता है ना, पता है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होता है, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, है ना। ये कम्यूटेटिव रिलेशन फॉलो नहीं करता वेक्टर वाला, याद रखना है अपने को, माइनस साइन आएगा इसमें हमेशा। इसको कैसे खोलोगे, 1 2 3 अभी पढ़ाया था, 1 डॉट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2,
फिर क्या आएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ऐसे करके देखोगे दिक्कत नहीं आएगी इसको, है ना। 1 2 3 से याद रखो। 1 क्रॉस 1 2 3 को 1.3 2 माइनस 1.23, वेरी इजी। अभी पोजिशन वेक्टर वगैरह तो बहुत इजी है, सब पढ़े ही होंगे। क्या है आर बराबर इक्वल टू ओ पी एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये तो सब पता ही होता है। ये वो अपना ओरिजिन है, पी कोई पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट ले लो तो पी क्यू क्या आएगा, ये तो अपने को पता है सब। और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा ये वाला, ये तो बहुत ईजी। अब देखो एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं कि अगर 2 वेक्टर हैं ए और बी, उनका मैग्नीट्यूड है ए और बी, स्मॉल ए बी मतलब, तो ये अपने से पूछ रहा है कि जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, है ना, ए प्लस बी, उसका मॉड्यूलस क्या होगा। उसका मॉड्यूलस हमेशा लाई करेगा ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी तक। ये क्वेश्चन आता है कि ए दे देगा वो 3, बी दे देगा वो 5, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड्यूलस किसके रेंज में लाई करेगा। देखो 5 माइनस 3 माइनस 5 -2 से लेके 8 तक रेंज करेगा, याद रखना, पूछता रहता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया, बराबर ए प्लस बी हो सकता है, ग्रेटर देन ए प्लस बी, लेस देन ए प्लस बी हो सकता है, ग्रेटर देन ए प्लस बी, ग्रेटर देन ए प्लस बी। आर इज रिजल्टेंट वेक्टर ग्रेटर देन ए प्लस बी नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं होगा। लेकिन ये ऑलवेज लिखा है ना, तो मतलब कभी भी ए प्लस बी से ज़्यादा नहीं हो सकता, ए प्लस बी से हमेशा कम ही रहेगा। ये देखो क्वेश्चन दिया भी है, ए का वैल्यू इतना, बी का इतना, सी का इतना, और ये फॉर्मेशन दी है, तो एंगल निकालो ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल निकालेंगे। कैसा निकालेंगे, स्क्वायर कर दो, और कुछ भी नहीं करना है। इसका स्क्वायर करा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लिया, ये आया। अब देखो इसका वैल्यू अपने को दिया है, इसका वैल्यू अपने को दिया है, और 2a डॉट बी है ना, ये डॉट है a डॉट बी, और इसका स्क्वायर किया। अब यहाँ से a डॉट बी की वैल्यू क्या निकली, ए 169 से 169 कैंसिल, मीन्स क्या आया 0, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये π/2। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ बचता तो उसके लिए अपने को खोल के फिर वैल्यू यहाँ पे नीचे रखनी पड़ती। समझ में आई ना बात। यहाँ पे 0 था इसलिए अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन खोला क्यों, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू बचती तो अपने को डिवाइड में भेजना पड़ता है वाला। If 2 vectors a and b of same magnitude, a having resultant of having same magnitude small a, the angle between the vectors is। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कि 2 वेक्टर्स a और b, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर बराबर है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि तीसरा वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यही है। तो इसका सीधा सिंपल सा तोड़ है कि तुमने पढ़ा होगा कि अगर 2 वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री पे लगे हुए हों, 3 वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि इन दो ही का जो है ना वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में शो होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो देखो अपन निकालते हैं इसको कि a प्लस बी इक्वल टू सी अपन रिलेट कर लिया। अब दिया है अपने को कि तीनों की वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, स्क्वायर कर दो, वही जो भी बताया था। बस ध्यान रखना यहाँ पे इन दोनों को खोलना पड़ेगा ना, 2ab को, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, सो a डॉट बी इक्वल टू ए। अब इसको खोल लो, है ना, ये ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए डॉट बी का वैल्यू दिए, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा इक्वल टू -1/2 बचेगा अपना। और ये कितना होता है, कोस 120 का होता है वैल्यू -1/2, बस सोल्व हो गया। और क्या, ये तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है ना, जो बताया मैंने वो याद रखना। अगर 3 वेक्टर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पे लगे हुए हों तो उनका रिजल्टेंट टोटल सम क्या होता है, 0। क्यों होगा ऐसा, देखो क्योंकि ऊपर वाला है ना इस डायरेक्शन में, इन दो ही का रिजल्टेंट 2 वेक्टर्स का नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर ये नीचे, ये 180 डिग्री एक दूसरे को कैंसिल करके हो जाएंगे 0। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सी निकालो। परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर जब भी बोले तो ये देख लो, ये आगे वैल्यू -8। अब कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स 1/√2 1 1 0 -, ये दिया है ना, और पूछ क्या रहा है अपनों से, ऑल 3 आर ऑर्थोगोनल है। क्या है, ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या होगा, ए डॉट बी भी 0 होना चाहिए, ए डॉट सी और बी डॉट सी 0 होना चाहिए। हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1/2, 1 का 1 से 0, फिर 1 का 1 से +1 आ गया, +1 आते ही काम खराब हो गया, इसलिए ऑर्थोगोनल नहीं है। अभी लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगी,
ये देखना है अपने को। कब होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट? जब 3 वेक्टर्स है ना, अगर कोप्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स कोई वेक्टर ए है ना, कोई वेक्टर सी मान लो, तो वो अल्फ़ा A1 प्लस बीटा B1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब ऐसा होगा तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, है ना। तो कोप्लेनर क्या होंगे? एक दूसरे के लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? ये देखो, अगर 3 वेक्टर का सम 0 हो जाए इससे जो अपने क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो क्या होगा? ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पे ए वेक्टर क्या निकलेगा? जो भी उत्तर पता है वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे है ना। मतलब अगर कोई अपना वेक्टर है, वो 2 अदर वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लीनियरली डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं हो रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको नीचे मैंने और समझा रखा है। देखो, ये लीनियर डिपेंडेंट का हो गया। अब इंडिपेंडेंट कब होंगे? अगर ये तीनों 0 हो जाए, तीनों क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो फिर क्या होगा? लेमडा ए प्लस लेमडा 2 बी प्लस लेमडा 3 पर सी बराबर 0। इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब नॉन जीरो के लिए लीनियर डिपेंडेंट, तीनों 0 हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और लीनियरली डिपेंडेंट वाली कंडीशन में क्या होता है? डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो ये डिटर्मिनेंट 0 आ रहा, क्या नहीं आ रहा? 2 आ रहा। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बताओ मेरे को। लीनियरली क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बस ये याद रखना अपने को। इसका मेन क्या आ गया? डिटर्मिनेंट कितना आ गया? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ये प्लस कर रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ये वेक्टर्स बेसिस फॉर्म कर रहे हैं क्या? क्या है अपना क्वेश्चन? दिस 3 वेक्टर्स कैन नॉट फॉर्म ए बेसिस इन अ 3D रियल वेक्टर स्पेस। अब बेसिस फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो हो रहे हैं क्या, और ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए और नॉर्मलाइज भी होना चाहिए। लेकिन ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ऑर्थोगोनल नहीं है, इसलिए बेसिस भी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है भाई। अगला देखो, अभी 1/√2 110 कैन बी रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेस 2। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में तो तब लिखोगे ना जब ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। जब लीनियर डिपेंडेंट है ही नहीं तो फिर लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे? समझ में आ रही बात? और लीनियर डिपेंडेंट कब होंगे? डिपेंडेंट तब होंगे जब डिटर्मिनेंट क्या हो? 0। और डिटर्मिनेंट 0 है ही नहीं, डिटर्मिनेंट 0 है ही नहीं, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लो। चलो पढ़ लो, जहाँ तक है वहाँ तक तो कर लेते हैं ख़त्म। देखो, अपने को दिया है कि कोई फंक्शन है अपना y बराबर f(x) और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा dy/dx बराबर f(x). बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं, मतलब 9 से पढ़ते आ रहे हैं अपन। तो dy/dx इक्वल टू df/dx होता है। अब होता क्या है? कुछ भी नहीं, अपने को पता है कि जो अपन वेलोसिटी पढ़ते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मीन्स हमेशा जो डेरिवेटिव होता है अपना, वो अपने को रेट दिखाता है, मतलब किस एस्पेक्ट में वो डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसमें चेंज कितना हो रहा है वो अपने को बताता है। तो रेपिडली f(x) में जो चेंज होगा वो क्या दिखाएगा? dy/dx वेयर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब देखो, ये कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है, मतलब क्या होगा? जो अपना डेरिवेटिव है इसका वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसे देखो, ये 2 ग्राफ है, इसमें किस में फास्ट चेंज हो रहा है? तो हमें पता चल रहा है कि चेंज इसमें फास्ट है। स्लोप किसकी? इसकी स्लोप है ना एकदम से गिरी है यहाँ पे, इसलिए क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव ज़्यादा आएगा, किससे? ऊपर वाले से। अब ये जियोमेट्री का मीनिंग क्या है? देखो, ये अपनों ने फंक्शन का ग्राफ बना लिया, ये y और f(x) का अपनों ने ग्राफ बना लिया, ये अपना बना। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ए बी सी और डी पे अपनों ने टेंजेंट ड्रॉ करी। जहाँ भी टेंजेंट स्ट्रेट लाइन में आ रही है बिल्कुल ऐसे, जब भी ऐसे आता है क्या होता है? डेरिवेटिव 0। इसी को अपन बोलते हैं कर्व की स्लोप। तो स्लोप क्या आ गई अपनी? 0 आ गई। कहाँ पे आ रही है? इन सारे पॉइंट्स पे स्लोप कितनी आ गई? 0 आ गई। समझ में आ रही बात? लेकिन क्या यहाँ पे और यहाँ पे स्लोप 0 होगी? नहीं होगी। यहाँ पे फिर क्या करो? एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल नापो। अगर एंगल क्या है? लेस देन 90 डिग्री है, तो 1090 y/x 1090 क्या हो जाएगी? स्लोप अपनी पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर थीटा जो है अपना ग्रेटर देन 90 आएगा
तो 10 ग्रेटर देन 90 जो होता है उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो स्लोप क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। समझ में आ रही है बात, है ना। बस ये ड्रॉ करके एंगल चेक करना है। अब यहाँ पे ड्रॉ कर लो ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90, ये थीटा ग्रेटर देन 90, मतलब इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो तो इसकी स्लोप आएगी नेगेटिव। एक और फंक्शन है अपना e की पावर x, e रेज़ टू द पावर x क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो भी सेम फंक्शन होता है, dy/dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x इज ऑलवेज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। कैसे बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। और इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी लोकल मिनिमम और मैक्सिमा होता ही नहीं है, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग फंक्शन है, कभी इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं बनेगा। मीन्स अगर 2 पॉइंट लो तो जो आगे वाला पॉइंट है x2 वो हमेशा पीछे वाले पॉइंट से फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा ही देगा, इसलिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुमको। अब देखो, कभी मैक्सिमम होने के लिए 3-4 चीज़ें जरूरी है। मैक्सिमम होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, एक तो जो है ना अपना df/dx उस पॉइंट से नीचे वाला, कहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको, ये अपना ए है तो मतलब यहाँ पे सारे पॉइंट, तो a माइनस पे क्या होगा, df/dx पॉजिटिव है ना, अभी बताया था। ये स्लोप कैसे आएगी, पॉजिटिव, और यहाँ पे a प्लस पे क्या आएगी, स्लोप नेगेटिव, तो a प्लस पे आएगी नेगेटिव और a माइनस पे आएगी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा है लेस देन 90 और यहाँ पे थीटा है ग्रेटर देन 90, और 10 लेस देन 90 पे होता है पॉजिटिव और ग्रेटर देन 90 पे होता है नेगेटिव, इसलिए उस पॉइंट पे क्या आएगा, 0। और देखो मैक्सिमम अपन 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो ऐसे, ठीक है, और एक को चेक कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से भी। इसकी कॉनकेविटी जो है d2/dx² लेस देन 0 होता है, कब, जब मैक्सिमा होगा। मिनिमा के लिए इसका उल्टा कर दो, मिनिमा के लिए कर दो इसका उल्टा, मतलब यहाँ पे मिनिमा होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल सा यहाँ पे। बस ऐसा स्लोप दिख रहा है तो मैक्सिमा होगा, ऐसा दिख रहा है तो मिनिमा होगा, इन दोनों कंडीशन है। अब ग्रेडियंट पढ़नी है अपने। ग्रेडियंट क्या होती है, देखो ग्रेडियंट क्या होती है, फॉर ए स्केलर फील्ड, ये कोई स्केलर फील्ड है अपना, इसमें अपने को चेंज दिखाना है, तो अपना टोटल डेरिवेटिव dt क्या होगा, del t/del x dx, del t/del y dy और del t/del z dz है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। कौन सा है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल वाला है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, है ना। ये del t/del x i कैप, del t/del y j कैप और del t/del z k कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, किस रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो वापस अपना ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। सो dt कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ t जो कि स्केलर फंक्शन है, मल्टीप्लाइड बाई dr जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। उस डेल टी को बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। सिंस क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि डेल जो है ना अपना खुद का एक वेक्टर फंक्शन है। क्यों ये होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ये क्योंकि क्या है, वेक्टर है, और ग्रेडियंट किसके निकालते हैं, स्केलर की, तो स्केलर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद एक वेक्टर हो जाएगा। इसलिए ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर स्केलर इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो अपना है ना डेल ऑपरेटर ये खुद वेक्टर होता है। इसलिए देखो डेफिनेशन अपने को याद रखनी है, पूछ सकता है वो, क्या है डेफिनेशन, कि जो है ना ग्रेडियंट डेल टी, यहाँ पे कोई सा फंक्शन हो सकता है टी की जगह, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ये, क्या होगी, कि जो फंक्शन में चेंज हो रहा है वो मैक्सिमम जिस डायरेक्शन में हो रहा है वही अपने ग्रेड की डायरेक्शन होगी। सो ग्रेड ऑफ डेल टी पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज, याद रखना है। जो अपना टी के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम चेंज हो रहा है ना, ये देखो वही डायरेक्शन होगी अपनी डेल टी की। इसकी स्लोप एलोंग द मैक्सिमम चेंज क्या बताता है, ये स्लोप बता रहा है अपने को, पता है स्लोप ही बता रहा है, क्या बता रहा है, स्लोप एलोंग द मैक्सिमम चेंज डायरेक्शन फॉर द स्केलर फंक्शन। ठीक है भाई, ये इतनी बड़ी कहानी थी, होप तुमको समझ में आई होगी। तो अगर अच्छा लगे तो कर लो।
आगे और आ जाएंगे वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच।